दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के 40वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। ओवरऑल देखेंगे तो 270 नंबर का लेक्चर हमारा 231 से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास शुरू हुई थी और इसी सीरीज में हम लोगों ने 150 लेक्चर में इतिहास विषय को कवर किया, आगे 80 लेक्चर में संविधान विषय को कवर किया था। बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ से, आप बखूबी जानते हैं। डेली हमारा दोस्तों टॉपिक भी चेंज होता रहता है, हर एक टॉपिक से हम करीब 30 सवाल कवर करते हैं। ठीक है, आज अगर सवालों की बात करेंगे तो 8071 से लेकर के 8181 सवाल दोस्तों अब तक इस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आपने सीरीज नहीं देखा है तो देखिए। जो आज का टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग जलवायु का एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं और जलवायु में आज हम चर्चा करेंगे भूमध्य रेखीय जलवायु या विषुवत रेखीय जलवायु के बारे में। और बताऊंगा दोस्तों बहुत इत्मीनान से, इतने आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि एक एक सवाल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा अगली क्लास को। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे और बहुत इत्मीनान से आप पढ़िएगा। कठिन कुछ नहीं है, पहले सवाल को समझिए। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें आप समझकर याद कर लेंगे। ठीक है, सवाल दे रहा दोस्तों कि किसी विस्तृत क्षेत्र की औसत मौसम दशा। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? औसत मौसम दशा। बात को समझना पड़ेगा दोस्तों, ये औसत मौसम दशा का मतलब क्या है? देखिए, हर क्षेत्र विशेष का एक मौसम होता है। ठीक है, अगर हम यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे तो वहां दोस्तों शीत का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है, ठंडी का मौसम ज्यादा मिलता है। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों की बात करेंगे तो हमेशा सूरज का प्रकाश मिलता रहता है, इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म यानी गर्मी का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ये तो दोस्तों जो गर्मी और ठंडी है ये मौसम हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर ये लंबे समय अंतराल को देखा जाए, लंबे समय को देखा जाए तो उस आधार पर औसत मौसम जो दशा है उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं जलवायु। ठीक है, तभी हम कहते हैं दोस्तों कि यहां पर ये ठंडे जलवायु का प्रदेश है, ये गर्म जलवायु का प्रदेश है। जलवायु का मतलब क्या? मौसम थोड़े समय को इंडिकेट करता है और जलवायु लंबे समय को इंडिकेट करता है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो यहां दोस्तों कह रहा है कि किसी विस्तृत क्षेत्र में औसतन मौसम दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उस पर्टिकुलर स्थान विशेष की जलवायु के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि किस मौसम दशा में तापमान यानी टेम्परेचर, वायुदाब यानी एयर प्रेशर, वर्षा यानी रेन, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वायु की गति, ये सभी का योग होता है दोस्तों। तो ये सब कुछ जो है किस में आता है? ये सब कुछ हम पढ़ते हैं दोस्तों जलवायु में। जलवायु को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? एक तो टेम्परेचर का अध्ययन करते हैं, टेम्परेचर की वजह से वायुदाब क्रिएट होता है तो एयर प्रेशर का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा वर्षा का अध्ययन करते हैं, वायु की गति का अध्ययन करते हैं, आर्द्रता का अध्ययन करते हैं। ये सभी चीजों का अध्ययन हम जलवायु के तथ्य के रूप में करते हैं, यानी इस चैप्टर में करते हैं। टॉपिक बनता है यहां पर, ठीक है, जलवायु के नाम से। ठीक है, इसमें मौसम दशाओं का वर्णन होता है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा किसी स्थान की जलवायु अवस्थाओं को जानने के लिए कितने समय अंतराल को ध्यान में रखा जाता है? देखिए, मौसम को जानना है तब तो दोस्तों कुछ महीनों में ही मौसम का पता लग जाता है कि भाई यहां पर गर्मी है, ठंडी है। लेकिन जलवायु के बारे में अगर जानना हो तो दोस्तों एक जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है करीब 30 से 35 साल का। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे दोस्तों? 30 से 35 साल तक दोस्तों आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों किसी जगह की जलवायु के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, जलवायु 2-4 महीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके, ठीक है, आप जलवायु के बारे में नहीं समझ सकते। जलवायु के बारे में जानना है तो कम से कम दोस्तों 30 से 35 साल के समय को आपको रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जो है आप समझेंगे कि उस स्थान विशेष की जलवायु क्या है। ठीक है, मौसम और जलवायु में यही अंतर है, थोड़ा बहुत कॉमन सा अंतर है। कम समय के लिए तो मौसम, अधिक समय के लिए तो जलवायु। और इसी कारण दोस्तों मैं बताऊं, तमाम तरह के ऐसे भूगोलवेत्ता हुए हैं, भूगोल शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग भागों में बांटा है। आइए देखते हैं। लिख रहा है सर्वप्रथम किसने विश्व को प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर भूगोल में एक नया अध्याय जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, हम भूगोल में प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में नहीं पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन जब से दोस्तों यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है हर्बर्टसन। किसका नाम आता है? हर्बर्टसन। ठीक है, हर्बर्टसन। ठीक है, हर्बर्टसन ने क्या किया दोस्तों? सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में दोस्तों पूरे दुनिया के जितने भी देश थे उन्हें विभाजित किया और तब जाकर दोस्तों हम ज्योग्राफी में एक नया अध्याय जोड़कर प्राकृतिक भूगोल के नाम से पढ़ते हैं, ये आप जानते होंगे। इसी में दोस्तों जलवायु विशेष के बारे में जाना जाता है। करा भूपटल पर ताप के विवरण नहीं दोस्तों, ताप के वितरण। भूपटल पर
ताप के वितरण के आधार पर विश्व की जलवायु का ताप कटिबंधों में वर्गीकरण दोस्तों किसने प्रस्तुत किया। देखिए आप तो जानते हैं टेम्परेचर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, कैसे पता चलता है अलग? अरे भाई पूरी पृथ्वी है गोल, गोल नहीं, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाभ। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार, तो जवाब क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी का आकार गोलाभ है। क्या है दोस्तों? गोल मत बोल दीजिएगा, गोलाभ, ठीक है। ऊपर से दोस्तों दबा हुआ, ऊपर नीचे से दबा हुआ है तो गोलाभ आकृति कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश हर जगह एक बराबर तो पड़ नहीं सकता, बराबर तब पड़ता है जब एकदम सरफेस प्लेन होता है, ठीक है। यहाँ गोलाभ आकृति है तो अलग अलग दोस्तों डायरेक्शन में सूर्य का प्रकाश अलग अलग पड़ता है। इसी वजह से जाहिर सी बात यहाँ ताप कटिबंध के बारे में पूछा है, तो टेम्परेचर भी दोस्तों अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, ठीक है। और उस आधार पर दोस्तों वर्गीकरण किसने किया था? तो इनका नाम था अलेक्जेंडर सुपन। क्या नाम है दोस्तों? अलेक्जेंडर सुपन ने दोस्तों क्या किया था? ताप कटिबंधों के आधार पर दोस्तों ये वर्गीकरण किया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक वर्गीकरण दोस्तों और आपको पढ़ना पड़ेगा। सवाल दे रहा कि किस भूगोलवेत्ता ने हवाओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, ठीक है। किस आधार पर? हवाओं के आधार पर, यानी प्रेशर बेल्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम था दोस्तों WM डेविस। क्या नाम था? WM डेविस, ठीक है। ये तीन ऐसे दोस्तों भूगोल शास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। ये तीनों ने अलग अलग तरीके से दोस्तों भूगोल के बारे में दोस्तों जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे सवाल देखिए, कह रहा जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के आधार पर, जो क्या करते हैं दोस्तों? जलवायु को प्रभावित करते हैं। अच्छा, कौन कौन जलवायु को प्रभावित कर सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर तापमान प्रभावित कर सकता है। कोई बच्चा कहेगा सर आर्द्रता भी प्रभावित कर सकती है। कोई बच्चा कहेगा हवा की गति जो है सर एक गति भी प्रभावित कर सकती है। कोई बच्चा कहेगा कि सर वायुदाब जो है दोस्तों, एयर प्रेशर जो जिसे हम कहते हैं वायुदाब, ठीक है, वो भी प्रभावित कर सकती है। सिंपल सी बात है भाई, इन्हीं के मिलने से जलवायु का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्या ये प्रभावित नहीं कर सकते? बिल्कुल करेंगे प्रभावित। सवाल क्या दे रहा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के आधार पर किस जर्मन रूसी विज्ञानी द्वारा किया गया विश्व की जलवायु वर्गीकरण सर्वत्र स्वीकृत है दोस्तों? तो आपने सुना होगा व्लादिमीर कोपेन का नाम, सुना है क्या? ठीक है, ये दोस्तों सर्वमान्य है, हर जगह दोस्तों यही मान्य है। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन मत कर दीजिएगा, ठीक है। व्लादिमीर कोपेन, ठीक है। व्लादिमीर कोपेन ने जो वर्गीकरण तैयार किया वो सर्वत्र मान्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत आसान सा और बढ़िया सवाल है, परीक्षा में आता है। अगला सवाल दे रहा है कि सामान्य रूप से विश्व को कितने जलवायु प्रदेशों में दोस्तों बांटा गया है? तो पूरा दुनिया जो है दोस्तों ये 12 जलवायु प्रदेशों में ये पूरी दुनिया को दोस्तों बांटा गया है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, अगले सवाल को देखिए। कह रहा किस जलवायु प्रदेश को डोल्ड्रम कहते हैं? अच्छा सर, कुछ जानते नहीं जानते, डोल्ड्रम हम लोग इतने बार पढ़ लिए ना कि डोल्ड्रम जान गए हैं, ठीक है। तो डोल्ड्रम किसे कहते हैं दोस्तों? चाहे आप यहां कहिए विषुवत रेखीय प्रदेश या क्षेत्र, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखी। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। इसे डोल्ड्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां अभिसरण के कारण धीमी व हल्की हवा बहती है, इसलिए भी डोल्ड्रम कहते हैं। इसे दोस्तों शांत क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हवाएं क्या होती हैं? शांत होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। पीछे जब आपने एयर प्रेशर वाली क्लास पढ़ी होगी तो वहां मैंने डिटेल में बताया था। अगला सवाल दे रहा है कि भूमध्य रेखीय प्राकृतिक प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर किन अक्षांशों तक फैले? ऐसे दोस्तों जनरली अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जैक्ट की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो कहीं कहीं पे दोस्तों मिलता है कि 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश भी मिलता है। तो परीक्षा में अगर 10-10 न मिले तो 5-10 को भी दोस्तों आप हल कर लीजिएगा, आंसर मान लीजिएगा, क्योंकि आयोग ने इसे भी सही माना, ठीक है। वैसे तो 10 डिग्री है, जो प्रेशर बेल्ट है ये 10 डिग्री को ही मानते हैं, बट ये भी आप याद रखेंगे। जहां डाउट वाली चीजें होती है वहां मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगला सवाल
सवाल, कर दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन किस प्रकार के अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों ये जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, ये अमेजन, अच्छा अमेजन दोस्तों याद रखेगा, यहां से अमेजन नदी गुजरती है जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है, ठीक है, चौड़ी, लंबी की बात नहीं करें, लंबी की बात करेंगे तो नील नदी हो जाएगा, इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। फिलहाल यहां पे दोस्तों जो अमेजन बेसिन में जो जंगल है, ठीक है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों? इतने ज्यादा यहाँ पर वृक्ष हैं कि उसकी वजह से दोस्तों इसे फेफड़ा कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल आप मान सकते हैं। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है या भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों आता है। इसी कारण दोस्तों यहाँ भी जलवायु एक समान होती है, उसी समान जिस तरह से अन्य भूमध्य रेखीय या विषुवत-रेखीय क्षेत्र में होती है, उसी तरह से जलवायु यहाँ भी पाई जाती है। और क्या खासियत होती है? क्योंकि तापमान हमेशा ज्यादा मिलता है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहता है, वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है, इसी कारण संवहनी वर्षा हमेशा होती रहती है, ठीक है, यानी लगातार प्रतिदिन वर्षा होती है। इसी वजह से तो यहाँ जंगलों का विस्तार है। कह रहा है ब्राजील में अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखी उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र मतलब क्या हो गया? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो उष्ण हो गया, उष्ण का मतलब हो जाता है गर्म, और दूसरा शब्द क्या हो गया दोस्तों? आर्द्र, ठीक है, आर्द्र मतलब क्या हो जाता है? नमी, ठीक है। करा उष्णार्द्र वन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शेलवास। क्या कहते हैं दोस्तों? सेलवास। यहाँ पर दोस्तों एक स्पेशल घास की मैदान भी पाई जाती है जिसे हम सेलवास के नाम से जानते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि अफ्रीका में गिनी तट, यही दोस्तों गिनी तट है, जिसके गिनी तट के आगे अगर आप बढ़ जाएंगे, गिनी तट के आगे अगर आप देखेंगे तो यहीं पर दोस्तों ये 0 डिग्री लाइन और जो टाइम लाइन है दोनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, वो भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम जीएमटी की बात कर रहे थे, जीएमटी की, और यहाँ 0 डिग्री, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, खैर अलग बात है। कह रहा है किस प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है गिनी तट या कांगो बेसिन में? तो यहाँ भी दोस्तों भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु? क्योंकि ये सब भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जलवायु कैसी रहती है दोस्तों? भूमध्य रेखीय जलवायु रहती है। देखिए सवाल एक है, पूछने का तरीका हर जगह अलग अलग है, ठीक है, चाहे वो अमेजन बेसिन की बात करें, चाहे वो कांगो बेसिन की बात करें, चाहे गिनी तट की बात करें, चाहे वो एशिया में दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह की बात करें या मलय प्रायद्वीप की बात करें, ये सभी दोस्तों भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। इसीलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। हाँ, भूमध्य रेखीय जवाब अगर नहीं देने की इच्छा हो रही है तब दोस्तों आप विषुवत रेखीय भी बोल सकते हैं, लेकिन जवाब जो है दोस्तों यही सही होगा, ठीक है, ये आप जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। कह रहा किस जलवायु में तापमान क्या रहता है? साल भर ऊंचा रहता है। क्यों दोस्तों? याद रखेगा, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर यहां मिलता रहता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जो प्रकाश है दोस्तों किसका? सूर्य का प्रकाश वर्ष भर प्राप्त होता है। कहां पर दोस्तों? ये जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, क्या है दोस्तों? जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहां पर, ठीक है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है यहां पर हमेशा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहता है, इसी वजह से ज्यादा वाष्पीकरण होता है, ठीक है, और ज्यादा वाष्पीकरण होगा तो ज्यादा वर्षा भी होगी। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो फ्री वाली क्लास चल रही ना, ये सुबह 9:06 पे आपको दी जाती है, ठीक है, 9:06 पे दोस्तों दी जाती है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से रात को 8 बजे 8 PM पर दोस्तों यहाँ हिंदी की क्लास चलती है, ये भी हमारी सुपर सेलिंग क्लास है, ठीक है, और जबरदस्त, मतलब हिंदी का कोर्स भी सुपर सेलिंग है, उससे याद आ गया, ठीक है, और ये क्लास भी जबरदस्त है, ठीक है। तो ये, और एक रात को 10 बजे दोस्तों क्लास चलती है, ये बड़ी स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, ये आप देखिएगा। यहाँ किताबों से हटकर थोड़ा हम बातचीत करते हैं, मजा खूब आएगा, ठीक है। अभी तक दोस्तों 150 लेक्चर में आपको इतिहास पढ़ाया गया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया, और आगे आज 40 लेक्चर कंप्लीट हो गया, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भूमध्य रेखीय जलवायु में औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, ठीक है। यहां दोस्तों ध्यान दीजिए, वर्षा नहीं पूछ रहा है, ठीक है, वर्षा पूछता तो आप कहते हैं 175 से 200 सेंटीमीटर के आसपास दोस्तों वर्षा होती है औसतन, ठीक है, इसके आसपास में। लेकिन यहां पर दोस्तों किसके बारे में पूछ रहा है? औसत वार्षिक तापमान के बारे में पूछ रहा है कि टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, वो भी किस क्षेत्र में स्पेशली पूछ रहा है कि जो आपका ये वाला क्षेत्र है विषुवत रेखीय क्षेत्र, हम उस क्षेत्र की बात करें, ठीक है। जब कहीं औसत पूछ दे तो न ज्यादा बताइए न कम, आपको बीच का बताना होता है। तो यहां पर औसत तापमान होता है दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। यहां कई सारी बातें छिपी हुई हैं, अभी मैं एक एक बातों का पर्दाफाश करता हूं, जरा सुनिएगा, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, जरा ये देखिए। एक सवाल पूछता है कि जलवायु में दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर की तुलना में
काफी अधिक होता है किस क्षेत्र में, वो छोड़िए, पहले ये समझिए दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है। ठीक है, दैनिक तापांतर मतलब दोस्तों सीधे सीधे क्या होता है, एक दिन में, मान लीजिए दोस्तों एक दिन में मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो चला गया मान लीजिए 38 डिग्री, ठीक है, और जो मिनिमम टेम्परेचर था वो आ गया दोस्तों 32 डिग्री, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, तो 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही दोस्तों क्या कहा जाएगा, दैनिक तापांतर कहा जाएगा। उसी तरह पूरे वर्ष में आंकड़ा कलेक्ट किया जाएगा कि साल भर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कब हुआ और सबसे कम टेम्परेचर कब हुआ, वो उसका डिफरेंस देखा जाएगा। अभी आपसे पूछ रहा है कि किस जलवायु में दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर की तुलना में काफी अधिक होता है, तो दोस्तों रोज का टेम्परेचर दोस्तों यहां बहुत डिफर कर जाता है। कहां पर, अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ठीक है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहिए चाहे प्रदेश कहिए, ठीक है, यहां पर दोस्तों दैनिक तापांतर मतलब पर डे। अब सोचिए ना, कभी अचानक से बारिश होने लगता है, तब तक अचानक से साफ मौसम हो जाता है, और बारिश भी कब होता है, दोपहर के बाद। ठीक है, बारिश कब होता है, पिछली क्लास में समझाया था, दोपहर के बाद दोस्तों बारिश का मौसम आता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा भूमध्य रेखीय जलवायु में वार्षिक तापांतर कितना होता है। ये सवाल पढ़ने के बाद कि भाई दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर से काफी अधिक होता है, ये पढ़ने के बाद मन में आ ही गया होगा कि वार्षिक तापांतर होता कितना है, तो 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दोस्तों ये क्या पाया जाता है, वार्षिक तापांतर होता है। ठीक है, क्या होता है, वार्षिक तापांतर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और औसत वार्षिक तापांतर कितना होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपने देख लिया, तो डिफरेंस बता रहा है नीचे वाला, तो कोई अंतर नहीं। ठीक है, कह रहा भूमध्य रेखीय जलवायु में दैनिक तापांतर कितना होता है। ठीक है, अभी दोस्तों जो आपने शुरू में पढ़ा था यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस, ये क्या पढ़ा था, औसत तापमान। ठीक है, ये क्या पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था औसत तापमान। औसत तापमान आपने कितना पढ़ा था, 27 डिग्री सेल्सियस। आपने वार्षिक तापमान नहीं, देखिए यहाँ शब्द लिखा है तापांतर। तापांतर मतलब ताप में अंतर, तो एक वर्ष में दोस्तों जो तापांतर था वो 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दैनिक तापांतर कितना है, ठीक है, मतलब एक दिन का तापांतर कितना आ रहा है, जैसे ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है, तो एक दिन का तापांतर आता है करीब 12 डिग्री सेल्सियस। तो वही तो आपसे पीछे पूछा था कि वार्षिक तापांतर की तुलना में दैनिक तापांतर अधिक होता है। कहां पर, अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात करते हैं या भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो करा किस जलवायु में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक, यानी कितना, 80% से भी दोस्तों अधिक रहती है, तभी तो दोस्तों रोज बारिश होता है। अगर ये आर्द्रता इतनी ज्यादा नहीं रहती, नमी इतनी ज्यादा नहीं रहती, तो क्या बारिश होता, क्या, मैं किस की बात कर रहा हूं, तो भूमध्य रेखीय जलवायु की बात कर रहा हूं। इस जलवायु में दोस्तों सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती, बहुत ज्यादा होती, तभी तो दोस्तों रोज वर्षा होती है। ठीक है, इसी कारण क्या है, इसी कारण इस क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा होती है। और वर्षा कब होती दोस्तों, दोपहर के बाद। कब होती है, दोपहर के बाद प्रतिदिन वर्षा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल करा किस जलवायु में साल भर वर्षा होती रहती है। पीछे बताया दोस्तों किस जलवायु में, तो जवाब फिर से क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु। ठीक है, किस जलवायु में, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, क्या होता है, पूरे वर्ष वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है, तभी तो यहां सदाबहार बहार बन पाए जाते हैं। ठीक है, जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। करा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है, तो पीछे बताया तो आपको कि यहां संवहनी वर्षा होती। कौन सी होती है, यहां संवहनी वर्षा होती। वही रोज दोस्तों क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, वर्षा हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। करा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है। देखिए एक शब्द यहां दे दिया कुल। ठीक है, पीछे हमने आपको बताया कि लगभग 175 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब सब शब्द दे दे दोस्तों कुल, ठीक है, तो कुल में क्या करेंगे दोस्तों, अब बताएगा सीधे सीधे 250 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बताएंगे, 250 सेंटीमीटर। अगर नॉर्मली पूछता कि कितना औसतन चलता रहता दोस्तों, तो आप बताते हैं 175 से 200 सेंटीमीटर के आसपास दोस्तों ये औसतन वर्षा रहती है, क्योंकि समय के अनुसार थोड़ी थोड़ी बदलाव रहता है। ठीक है, लेकिन जब आपसे कुल पूछ दे तब आपका जवाब क्या हो जाएगा, तब आपका जवाब अलग हो जाएगा, इसको आप ध्यान में देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। करा किस जलवायु प्रदेश में दोपहर तक क्या रहता है दोस्तों, आसमान साफ रहता है। ठीक है, और दोपहर के पश्चात बिजली की चमक और कड़क के साथ मूसलाधार बारिश होती है। भाई कहाँ की खासियत है, यही तो संवहनी वर्षा होती है, इसी में, यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात है। भूमध्य
रेखीय क्षेत्र की बात है या प्रदेश की बात है, यहां पर दोपहर के बाद प्रतिदिन दोस्तों वर्षा होती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। करा किस वर्षा में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर, 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। अगर इस हिसाब से दोस्तों पानी गिरता रहा तो सब कुछ दोस्तों क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे बादल फटना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बादल का फटना कहा जाता है। बादल के फटने के लिए दोस्तों एक स्पेशली शब्द है वृष्टि, वृष्टि प्रस्फोट। क्या शब्द है दोस्तों, वृष्टि प्रस्फोट शब्द है। ठीक है, जब इतना भयानक दोस्तों वर्षा होती तब दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है। कह रहा किस जलवायु प्रदेश में वर्षा का लगभग 1/4 भाग वृष्टि प्रस्फोट से द्वारा प्राप्त होता है। देखिए रोज वर्षा होती है, इस वजह से भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां जितनी वर्षा होती है उसका 1/4 भाग बादल फटने से होती है और ऐसी प्रक्रिया वहां रोज होती रहती है। ये तथ्य आप समझिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा धरती पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन से प्रकार के वन है। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन से प्रकार के वन कहने का मतलब क्या है, तो दोस्तों किस, अच्छा वन मतलब देखिए अब ये जो 0 डिग्री लाइन के आसपास इतनी वर्षा हो रही तो सिंपल सी बात है कि वहां वन भी खूब मिलेंगे। तो दोस्तों वो सदाबहार वन मिलते हैं। तो आपकी परीक्षा में 2 चीजें दे सकता है, या तो दोस्तों सदाबहार वन दे सकता है, क्या दे सकता है, या तो सदाबहार वन दे सकता है, या फिर क्या दे सकता है, विषुवतीय वर्षा वन दे सकता है। विषुवती मतलब विषुवत रेखा पर वर्षा यानी वर्षा के कारण उत्पन्न वन, तो विषुवती वर्षा वन, ये अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप और अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि धरती पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से वन पाए जाते हैं, वो यही वन होते हैं। ठीक है, कर अधिपादप वन कहां पाए जाते हैं, अधिपादप। ठीक है, अधिपादप छोड़िए, अगर कभी आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता ये कहां पाई जाती है दोस्तों, तो भी आपका जवाब ये होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहां पर दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों सूर्य की अच्छा यहाँ अब देखिए खूब बारिश होता है ना, इसलिए यहाँ के पेड़ पौधे भी खूब बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे, क्योंकि उनको क्या होता है 12 महीने क्या होता है, हमेशा सूर्य का प्रकाश भी मिलता रहता है और पानी भी मिलता रहता है। जब भरपूर सेवन मिलता रहेगा, पोषण मिलता रहेगा, तो पेड़ पौधे तो बड़े होंगे होंगे। तो हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, सर आज आप तो इतना जो है भूमध्य रेखीय वन से संबंधित सवाल दे दिए ना कि मतलब क्या ही कहा जाए, क्या नहीं जो है वही बता रहा हूं। सदाबहार वर्षा वन, वही पीछे हमने कहा तो कि सदाबहार वन कहिए, विषुवती वर्षा वन कहें, ये कहां पाया जाता है, तो ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे सदाबहार वर्षा वन लिखा होता है, कहीं कहीं पे विषुवती वर्षा वन लिखा होता है, अलग कुछ नहीं है, एक ही है, बस इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और देखिए कैसे 8100 सवाल समाप्त हो गया, आपको पता चला। ठीक है, जितने शिद्दत से मन से यहां पढ़ाया जा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि हम कभी टॉपिक सेम नहीं करते हैं। ठीक है, हर बार हर क्लास में कुछ नया पढ़ने को मिलता है, तो आप जुड़िए हमारे चैनल के साथ और नई नई चीजें पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत सारे विषय समाप्त हो गए, ऐसे ज्योग्राफी भी हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा। लेट करेंगे तो पता चलेगा ज्योग्राफी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, फिर हम साइंस पे आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे विषय बहुत सारे विषय, बहुत सारी किताबें हैं। देखिए कुछ पीडीएफ नोट्स भी हैंड रिटन फॉर्मेट में जारी किए गए, वो हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये किताबें हैं, इसे ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।